हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। मैं हूं मानसी गोयल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेंस की आंसर राइटिंग लिखने के लिए मेंस का आंसर लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम अब आंसर लिखना चालू कर देंगे और देखेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, बेसिक चीज़ें क्या क्या अपनानी है एक आंसर लिखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो इस वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की क्या क्या डिमांड्स हैं आंसर राइटिंग को लेके, कि मेंस में उनको किस टाइप के आंसर्स चाहिए। फिर हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ आंसर राइटिंग। इसमें क्या है कि इसमें जो भी आंसर्स आप लिखते हैं उसकी प्रॉपर स्टेजेस होती हैं कि बेसिक आंसर लिखने से हम कैसे एडवांस्ड स्टेज में पहुंच सकते हैं। तो पहली जो स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जिसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये पूरा जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स है इस वीडियो की, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक मॉड्यूल हो गया बेसिक स्टेज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोट से स्टार्ट करना चाहूँगी। एपीजे अब्दुल कलाम की कोट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। एक्सीलेंस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। तो जो आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक से आपको एक आंसर अच्छा लिखना आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको डेली बेसिक से स्टार्ट करना होगा एंड देन फिर बेसिक से थोड़ा सा आप एडवांस में जाएंगे, फिर और एडवांस में जाएंगे, फिर और अपने आंसर्स को अच्छे तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको आंसर लिखना आ जाएगा, नहीं। तो आपको डेली ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आंसर लिखना आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूपीएससी की क्या क्या डिमांड्स हैं। तो ये जो यूपीएससी की डिमांड्स हैं, ये हमने जो ली हैं, ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिए हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से लिए हैं कि यूपीएससी चाहता क्या है। तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियरली ये पॉइंट्स मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आपने कभी नोटिफिकेशन देखा हो यूपीएससी का, तो अगर आप पढ़ेंगे उसका रिक्वायरमेंट्स, तो ये चीज़ें बहुत ही तरीके से मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रेदर देन मियरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। चलिए, सबसे पहले तो हम इस लाइन को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो यूपीएससी कहना चाह रहा है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो क्या टेस्ट करता है। वो टेस्ट करता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ठीक है। अब ये इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स का क्या मतलब होता है? इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि आप क्या क्या चीज़ें सोच पा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब कि आप क्या क्या चीज़ें सोच पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, स्पेशली द कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़। क्या आप कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे से, और क्या आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली एबिलिटी टू थिंक। ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल। अब ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स ये होता है कि आपका कैरेक्टर, आपके कोई पर्टिकुलर क्वालिटी आपके पर्सनालिटी में, वो होता है ट्रेड्स। तो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स में डिमांड क्या होती है कि एक पर्सन में अगर इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ही शुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द थिंग्स। तभी तो 12-12 घंटे और 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है डेली। कम से कम 1.5 ईयर्स तक आपको 8 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। उसका इंटरेस्ट होना चाहिए स्टडीइंग में, नई चीज़ें जानने में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, और बहुत ही केयरफुली चीज़ों को सोचना चाहिए। उसकी ये पर्टिकुलर बिहेवियर होना चाहिए कि वो चीज़ों को बहुत ही केयरफुली सोचे।
ठीक है। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स का मतलब। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप किसी भी चीज़ को कितनी डेप्थ तक समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी करंट अफेयर है आजकल जो करंट अफेयर न्यूज़ में आ रहा है, मान लो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर न्यूज़ में है तो आपकी डेप्थ कितनी है, मतलब कि अगर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट होगा तो विमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा, चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट होगा, एल्डरली पे क्या इम्पैक्ट होगा, लेबर क्लास पे क्या इम्पैक्ट होगा, वनरेबल सेक्शंस जिसमें विमेन, चिल्ड्रन और SC ST कम्युनिटी आ जाते हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जैसे कि द हिंदू में भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते 2 आर्टिकल्स आए, एक तो चिल्ड्रन पे कि ग्लोबल वार्मिंग का चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट होगा और विमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर से मिलते हैं, उसकी न्यूज़पेपर से आपको डायमेंशंस भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रेदर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। तो जनरली कैंडिडेट्स जो फोकस करते हैं वो इंफॉर्मेशन और मेमोरी की कंटेंट पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है और बहुत सारा रटना है, ऐसा नहीं होता है। क्या देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेदर देन योर मेमोरी। वो मेमोरी का एग्ज़ाम नहीं है। अगर मेमोरी का एग्ज़ाम होता तो ChatGPT या AI सबसे पहले जो है UPSC में टॉप कर लेती, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, आप अपने अंदर इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स कल्टीवेट कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्यूरियस रहेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर ये इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स कल्टीवेट होते हैं। फिर अब कह रहे हैं, अब क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा है, द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडीज़ पेपर्स। तो UPSC के अकॉर्डिंग जो पेपर का डिवीज़न होता है, पेपर 1 जो होता है वो एस्से का होता है बेसिकली UPSC के अकॉर्डिंग, ठीक है। पेपर 2 होता है आपका हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सब पेपर 2 में आ जाते हैं। पेपर 3 में UPSC के अकॉर्डिंग पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 में आपके इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब पेपर 4 में। पेपर 5 में आपका आ जाता है एथिक्स। तो ये ऐसे इस हिसाब से डिवीज़न है, इसलिए इसने यहाँ पे पेपर 2 टू पेपर 5 लिख रखा है। तो स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं चाहिए। स्पेशलाइज्ड मतलब कि ऐसा नहीं है कि PhD वाला स्टूडेंट चाहिए, PhD वाला एस्पिरेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाला एस्पिरेंट चाहिए, कुछ नहीं। सिर्फ ग्रेजुएशन होगी, किसी भी सब्जेक्ट से होगी, तो भी वो पर्सन आंसर कर सकता है। इस टाइप के स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का। बट अगर हम देखें वेल एजुकेटेड पर्सन, तो वेल एजुकेटेड पर्सन का बहुत ही इन डेप्थ में मीनिंग होता है, वेल एजुकेटेड। अब एजुकेटेड और लिटरेट में डिफरेंस होता है। लिटरेट जो है पर्सन वो होता है जो पढ़ सकता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत पढ़ सकता है और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एरिथमेटिक क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है प्लस माइनस के। बट एजुकेटेड पर्सन अलग होता है। इंडिया में लिटरेसी है पर एजुकेटेड पर्सन आपको बहुत कम मिलेंगे, तभी UPSC को वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए। तो अब क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वेल एजुकेटेड पर्सन की? उसके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी हो, आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि अरे भाई मुझको तो पता है, मुझको तो आता है, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, इस टाइप से अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। कल्चरल लिटरेसी, आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आर्ट एंड कल्चर जो है अलग से एक सब्जेक्ट है। देन एस्थेटिक एप्रिशिएशन, आपको एस्थेटिक का एप्रिशिएशन करना आना चाहिए, जैसे कि एनवायरनमेंट में हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ वगैरह, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये सब पूछ लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ एस्थेटिक एप्रिशिएशन आपका चेक करना चाहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग,
तभी आंसर्स में जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाते हैं उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। देन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, तब वेल एजुकेटेड पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। देन स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट होना चाहिए, तभी जो है कभी चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन पूछ लेते, कभी भक्ति मूवमेंट पे, क्योंकि वेल एजुकेटेड पर्सन का स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट होना चाहिए, फिलोसफी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो ये होता है वेल एजुकेटेड पर्सन। तो यूपीएससी को जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं चाहिए, यूपीएससी को वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए कि अगर उसको किसी भी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़े तो उसे पता हो उस सिटी में क्या है। देन द क्वेश्चन विल बी सच एज, तो क्वेश्चन कैसे सेट किए जाएंगे, कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस चेक करने के लिए ऑफ अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, इसीलिए तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट हैं, विच विल हैव रेलिवेंस फॉर अ करियर इन सिविल सर्विसेज। अब क्या है कि सिविल सर्विसेज में अगर आपको करियर बनाना है तो आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉलेज कैसे होगी और क्या क्या जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है ये, तो जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे जो मेंशन्ड है उसका मतलब क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस बेसिकली जो है आपकी नॉलेज को चेक करता है अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नॉलेज रोट मेमोरी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आप किसी स्टेट में आपको स्टेट कैडर मिलता है, मान लो यूपी ही मिल जाता है, तो आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं, कैसा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब, पॉपुलेशन कितनी है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है यूपी का कल्चर कैसा है, क्योंकि आप उस स्टेट में जाएंगे तो आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसलिए ये जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ इसीलिए ही लगाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपके आ जाते हैं करंट अफेयर्स, जिसको हम ब्रॉड टर्म्स में बोलते हैं कि जो प्रेजेंट हैपनिंग्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाता है, इसलिए यूपीएससी ने जो है मेंशन किया ही नहीं है करंट अफेयर्स अलग से, तो क्योंकि वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाता है। और जनरल अवेयरनेस में आपके रूटीन हैपनिंग्स ऑफ द न्यूज़, जो भी न्यूज़ आ रही है, ट्रम्प पे अटैक हुआ, इस टाइप की न्यूज़, हुच ट्रेजिडी हो गई आपकी, और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल जो है प्रेसिडेंट को पेश किया गया है, सुप्रीम कोर्ट मनी बिल पे जो है हियरिंग देगा, ऑर्डर देगा, तो ये सब करंट अफेयर्स जो है आपको पता होने चाहिए। दैट कम्स अंडर जनरल अवेयरनेस, दिस इज़ योर जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंस है सिविल सर्विसेज में करियर बनाने के लिए। अब क्वेश्चंस और क्या टेस्ट करेंगे, कैंडिडेट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सिमिलर टू डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रेलिवेंट इश्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा उस पर पीएचडी करनी होगी, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करनी होगी। बेसिक का क्या मतलब होता है, बेसिक मतलब सिंपल, और कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसको सिंपल बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सिंपल बनाएंगे, और वही चीज़ आपकी टेस्ट हो रही है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि आपको कैसे वर्क करना है किसी भी सिचुएशन के साथ, एंड एबिलिटी टू एनालाइज। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है आप उसको स्मॉलर कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल दिया, तो मैंने उसको स्मॉलर इंफॉर्मेशन में तोड़ लिया कि ग्लोबल वार्मिंग का वीमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट होगा, चिल्ड्रन पे, एल्डरली पे, देन बाकी सेक्टर्स पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये आपने स्मॉलर चीज़ों में तोड़ लिया और फिर ब्रॉड कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर आवर डेवलपमेंट, या फिर हमारी अर्थ के लिए गुड, ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आपने ये जब कंक्लूजन निकाला अच्छी चीज़ नहीं है, नेगेटिव कंक्लूजन आया, तो आप जो है सजेशन भी देंगे इससे रिलेटेड,
तो ये होता है एबिलिटी टू एनालाइज। अब एबिलिटी टू एनालाइज जब आप करते हैं चीज़ों को, तो आपके कुछ बेसिक क्वालिटीज़ लगती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपके अंदर होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट, या फिर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी बात पे यकीन कर रहे हैं। आपका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए उस बात के पीछे। मतलब कि सुपरस्टिशियस लोग नहीं चाहिए होंगे आपको। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रिचुअल अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और वो रीज़न लॉजिकल होना चाहिए। देन क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी डेटा दिया है आपको, तो उसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, और उसके बारे में सोच सकें और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे सकें। दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, आप उसको रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आंसर में झलक जाती है। तो एबिलिटी टू एनालाइज करके आप सही से आंसर्स में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आपकी रिसर्च की कैपेबिलिटी, कि आप कितना रिसर्च करते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो है आपको पीएचडी नहीं करनी है। रिसर्च का मतलब होता है कि थोड़ा सा केयरफुल स्टडी करें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ढूंढें उसके बारे में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग ही है, तो किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगी, जैसे कि आप नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च हेयर। देन जो भी डेटा है आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी है या कर्नाटका है, तो वहाँ पे जेंडर इश्यूज़, विमेन की क्या पोजीशन है, तो आप डेटा को देख के एनालाइज कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हाँ विमेन की ऐसे ऐसे पोजीशन है। सेक्स रेशियो वगैरह देख के, लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेशन देख के विमेन की कितनी पार्टिसिपेशन है, इंडस्ट्रीज़ में जॉब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है। तो इसका मतलब हो गया डेटा एनालिसिस। एंड देन क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी जो वेल एजुकेटेड पर्सन में होनी चाहिए। ये एनालाइज करने में भी ये सब चीज़ें लगती हैं। देन टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। अब कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स जो भी सोसाइटी में हो रहा है, कई बार जो है सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर विमेन का एम्पावर करोगे तो क्या होगा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है अनरेस्ट सा आ सकता है, लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। तो आपको एक व्यू लेना पड़ेगा कि आपको किसका साथ देना है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव है उसका आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है और किसी भी सिचुएशन की डिमांड क्या है, ठीक है। अब ये तो टेस्ट करेंगे, ये जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो टेस्ट करता है ये सब क्वालिटीज़। अब आंसर्स आपको कैसे देने होंगे ये सब क्वालिटीज़ दिखाने के लिए, तो वो भी हिंट दे दिया है यूपीएससी ने कि रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब कि जो पूछा गया है उससे रिलेटेड ही आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी और चीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया और आप कुछ और बता रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे पूछा गया ऑन एल्डरली, तो आप बता रहे हैं ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन आपका जो है आंसर जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। मतलब कि मीनिंगफुल का मतलब हो गया कि वो आंसर, वो कंटेंट यूज़फुल होना चाहिए, प्लस वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वो कंटेंट उसका कुछ मतलब होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ये नहीं कि मोनोटोनस आंसर्स आप दे रहे हैं। देन सक्सेंट आंसर होना चाहिए। सक्सेंट का मतलब होता है कि बहुत ही क्लियर आंसर होना चाहिए और कम शब्दों में होना चाहिए। तभी वो लोग जो है बाउंडेशन लगा देते हैं 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स की, ठीक है। इसीलिए इनका ये 3 ब्रॉड क्वालिटीज़ हैं जो आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए: मीनिंगफुल, रेलिवेंट एंड सक्सेंट, ठीक है। तो ये थी यूपीएससी की डिमांड। अब इन यूपीएससी की डिमांड को समझ के जो आंसर राइटिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं: फाउंडेशनल स्टेज, वैल्यू एडिशन स्टेज, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज एंड फाइनल स्टेज। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इस वीडियो में हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करेंगे। तो चलिए फाउंडेशनल स्टेज के बारे में
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन स्टेजेस को हमने डिटेल में दिया है हमारी बुक में, डिकोडिंग क्वेश्चन वर्ड्स विद स्टेजेस ऑफ एक्सीलेंट आंसर राइटिंग। इस बुक में डिटेल में जो है स्टेजेस के बारे में बताया है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर इसमें बनाया है कि स्टेजेस को कैसे हम फॉलो करेंगे और कैसे आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो फाउंडेशनल स्टेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए। अब देखो यूपीएससी के डिमांड्स क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एबल टू आंसर देम विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। तो आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैम पहले हम पढ़ेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल पढ़े फिर आप आंसर्स लिखना स्टार्ट किए, फिर तो आपको 5 साल भी लग सकते हैं, किसी को भी 5 साल किसी भी चीज़ को करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले जो है आप उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका हाथ के हाथ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे आप कल्टीवेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, 6 to 12 की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं आप पहले वो पढ़ लें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी बेसिक्स की, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रेफरेंस टेक्स्ट बुक होगी, या लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, या फिर जो है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ होगी, जीसी लियोंग होगी। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको देखनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए ढंग से। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है तो वो कोचिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने लगेगी। फिर आप आंसर्स जो है साथ के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, तभी तो हम रेलिवेंट आंसर दे पाएंगे। ये जो हमने यूपीएससी डिमांड्स की बात की कि रेलिवेंट आंसर होना चाहिए, तो आपको जो है समझनी है क्वेश्चन का मीनिंग और क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है वो, कि मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ है, वाई है, डिस्कस है, कमेंट है, और उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अगर उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप किसी और डायरेक्शन में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि हमने डिटेल में जो है अपनी बुक में भी डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग, और उसका आंसर्स भी दिए हैं कि आंसर्स कैसे लिखेंगे आप। तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, प्लस जो भी कीवर्ड्स पूछे गए क्वेश्चन में वो आपको पता होना चाहिए। ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेसिक स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड करने की स्टेप्स, जो कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और उसकी कीवर्ड्स और फ्रेजेस जो है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन क्वेश्चन वर्ड देखना पड़ेगा कि इलेबोरेट है, डायरेक्टिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, एनालाइज है, क्रिटिकली एग्जामिन है, उसके हिसाब से हमको आंसर का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन है तो दूसरी तरीके का आंसर आएगा, एनालाइज है तो दूसरी तरीके का आंसर आएगा। फिर हमको क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी पार्ट्स दे रखे हैं या फिर हमको स्प्लिट करना है, ठीक है। और हमें सारे पार्ट्स को सेपरेटली एड्रेस भी करना पड़ेगा, उसका मतलब आंसर लिखना पड़ेगा। कंटेक्चुअलाइज द क्वेश्चन का मतलब है जो भी हम आंसर लिखेंगे वो उस क्वेश्चन के रेलिवेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखेंगे।
देन हम क्वेश्चन की डिमांड समझ के उसके पॉइंट सोचेंगे। शुरू में आप क्या करेंगे, शुरू में रफ में पॉइंट्स लिख लेंगे कि हाँ ये पॉइंट्स लिखने हैं हमको, और फिर उसको जब आंसर लिखेंगे तो उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब जो है वेल एजुकेटेड पर्सन की क्वालिटी होनी चाहिए, और एबिलिटी टू एनालाइज। देन एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन आप जो है देखेंगे कि आपने क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एड्रेस कर दिए हैं और क्या क्या कमियां हैं आपके क्वेश्चन में। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आई होप ये क्वेश्चन आप लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लिखें और अपना क्वेश्चन का आंसर क्रॉस चेक करें। और हाँ, बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम फाउंडेशनल स्टेज के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक स्टूडेंट को कैसे लिखना स्टार्ट करना चाहिए बेसिक से, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम इवेंचुअली वीडियो सीरीज़ के साथ और स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में हम स्टेप अप करते जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो हमारा डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एंड देन जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो वैल्यू एडिशन स्टेज पे होंगी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो खुश रहिए। मैं हूँ मानसी गोयल। धन्यवाद।